Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear CS professional students, कोई क्लास मिस मत कीजिए इन दिनों, क्योंकि आपका हर एक क्लास आपके अच्छे स्कोर के लिए लगातार चल रहा है। हर एक सेशन में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ के साथ बता रहा हूँ। सो आई अश्योर यू कि जब आप उन टॉपिक्स को भी साथ में पढ़ेंगे, मॉड्यूल को पढ़ेंगे, और खास तौर से याद रखिए जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ना आपको, वो एग्जाम के लिए हमेशा जबरदस्त रहे। लास्ट 8 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पे काम करते हैं, याद रखिएगा, ताकि अच्छा और बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो। भीड़ नहीं यार, भीड़ नहीं। ऑलराइट, सो ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, हमने इससे पहले वाले सेशन में रेगुलेटरी अप्रूवल की क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। अब जो आज सेशन डिस्कस करने वाला हूं, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही क्या देखिएगा इजीएस्ट वे में मैं याद करा दूंगा, आई एश्योर यू। अब आपको ध्यान से सुनना है एक बार, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान सुनना, यहां 2 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। एक आती है बात ये कि जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा सुनते सुनते ही, ट्रस्ट मी। इतना ध्यान से सुनो, एक बार सुनो वापस। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस, जी हाँ, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1957 के जो रूल्स हैं, वहां पर सेबी को ये रूल है, मतलब सेबी को पावर मिलता है जो रूल 19 सब रूल 7 में लिखा हुआ है। कहां पर? रूल 19 सब रेगुलेशन सब रूल 7 में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कि सेबी के पास ये पावर है कि जो भी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस 1957 रूल्स में बताई जा रही है, सेबी उनको वेव कर सकती है या कुछ स्ट्रिक्ट या फिर रिलैक्स भी कर सकती है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की प्रोविजन से। ये हमको थोड़ा सा इसलिए याद रखना है, अगर कोई केस लॉ होता है और वो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के रूल्स अगर आ रहा है, तो हमें ये बात याद रखनी है। देखो कहां लिखा हुआ है, ये हम अभी क्लियर करते हैं। देखो यहां पर आओ, स्क्रीन पर देखो मेरे बच्चों, स्क्रीन पर देखो, देखो सिक्योर अप्रूवल फ्रॉम सेबी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957। रूल 19 से रूल 7 कहता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन का, तो सेबी में इट्स ओन डिस्क्रिप्शन और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरएससी waive, relax or strict enforcement of any or all of the requirements with respect to listing prescribed by the these rules। आपको पता भी होगा सेबी से पहले ना सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन से ही सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करते थे। फिर सेबी इंट्रोड्यूस हुआ, आप लोग जानते हैं 1982 के अंदर। सो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहां से इतना ही कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये बात नॉर्मल सी है, आप उसको वैसे ही याद रख सकते हो, मतलब इसके लिए बहुत रट्टा वट्टा नहीं मारना है कि बहुत सोचना पड़े, बहुत समझना पड़े। आप सिंपली भी याद रख सकते हो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के रूल्स 1957 में रूल नंबर 19 सब रूल 7 जो है वो सेबी को पावर दे रहा है कि लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब क्यों करते हैं ऐसा, देखो समझो। आप एक बात लॉजिकली सोच के देखिएगा, आप चाहते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक पावर बढ़े, वो कैसे बढ़ेगी? अगर भाई बहुत ज्यादा रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, तो हर कोई आके बिजनेस नोट अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करवाएगा। तो ऐसे केसेस में बहुत डिफिकल्टी राइज होती है। अब से भी देखता है कि कुछ इमर्जिंग बिजनेस हैं, उभरते हुए बिजनेस हैं, तो उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, है ना, कुछ नई स्कीम्स लेके आनी चाहिए, ताकि मार्केट ना बहुत ही वाइब्रेंट बन सके, वायलेंट नहीं, वाइब्रेंट बन सके। ऑलराइट, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज होता है कि अगर आप ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ये बात हम तो अच्छे से याद रख लेंगे अभी आज के टॉपिक के लिए, ये बात अभी बुद्धि में रख लीजिएगा कि हम लिस्टेड एंटिटी केस में बात कर रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी लिस्टेड, आपको एग्जांपल दे दिया कि लिस्टेड एंटिटी है, ऑलराइट, और अगर वो मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, हाँ, या अरेंजमेंट, जी हाँ अरेंजमेंट, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। नया कोई स्टूडेंट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, रिसेंट क्लासेस में अपलोड की हैं सारी, अगर नहीं मिल रही है ना कहना कि व्हाट्सएप भेजिएगा, रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। और याद रखिएगा जहां से फ्री का मिलता हो वहां पढ़ लीजिएगा, यहाँ तो रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजिली विद टेस्ट सीरीज। ऑलराइट, आइए पॉइंट पे आते हैं। सो क्या कह रहे हैं, अगर लिस्टेड एंटिटी मर्जर, बोलिएगा मेरे साथ में, मर्जर, अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन शेयर ऑफ कैपिटल की बात की जा रही है, तो यहां पर सेबी ने, जी हां सेबी के, मेरे साथ बोल लो किसका, सेबी, अरे भाई चल जाओ, सेबी LODR के हमको 3 रेगुलेशंस पे ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलेशन नंबर 11, रेगुलेशन नंबर 37 एंड रेगुलेशन नंबर 94। मेरे साथ बोलो, रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 37 एंड रेगुलेशन 94। बहुत सिंपल सा है, ध्यान सुनना। क्या होगा
भाई ये कहा गया कि कोई भी अनलिस्टेड एंटिटी अगर मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या अगर बात करें अरेंजमेंट्स की, अब थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। देखो ध्यान सुनना, जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है ना उसको मेरी बात इमीडिएटली समझ में आएगी, और उसके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि उसको ये बात पकड़ में आ गया। तो आपने देखा है कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग सेक्शन 230 से 234 और फिर हम सेक्शन 66, ये दो ऐसे खतरनाक, मतलब ये जो सेक्शंस हैं ये कुछ खतरनाक का मतलब ये ही सेक्शंस की खास बात हो रही है यहाँ पे। वो क्या है, ये बात करता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स की, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स जिसमें मर्जर, अमलगमेशन को डिस्कस करते आए हैं रिसेंट क्लासेस में। और सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बात करता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैप। ध्यान से मेरे साथ बोलिए, याद कीजिएगा, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, सब समझना, याद हो जाएगा। देखो तो हमने कहा कि अगर कोई लिस्टेड एंटिटी मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत बात कर रही है तो उसको सेबी के एलओडीआर या सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन 11, 37, 94 को फॉलो करना पड़ेगा। बोलो ठीक है। इसमें हमने एक बात देख ली कि कंपनीज एक्ट की तरफ से देखें तो सेक्शन 230 से 234 और सेक्शन 66, ठीक है। क्या कहा जा रहा है रेगुलेशन 11 में, ध्यान सुनना, रेगुलेशन 11 में जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान रखते हैं। रेगुलेशन 11 जो कह रहा है उस पर ध्यान रखते हैं। रेगुलेशन 11 क्या कहता है कि लिस्टेड एंटिटी अगर किसी भी तरह का मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर अरेंजमेंट, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बोल लेना ना भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे याद होगा, ठीक है। कर रही है तो वो ये ऑब्जर्व कर ले कि सीजीबी, जी हाँ, सिक्योरिटीज लॉस की रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी लॉस की रिक्वायरमेंट या स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज जो अपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं वो किसी भी तरीके से ओवरराइड ना हो। मेरे साथ बोलो, ओवरराइड ना हो, ना ही उन्हें लिमिट किया जाए, ना ही उन्हें एक तरीके से वेव कर दिया जाए कि आप भैया उन्हें वायलेट कर दिया, ये छोड़ दिया, लिमिट कर दिया या ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब कि सिक्योरिटी लॉ के प्रोविजंस लिखे हुए लेकिन आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ओवरराइड प्रोविजन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लिस्टेड एंटिटी केस में जो प्राइम रोल अगर देखा जाए तो नोडल अथॉरिटी है वो सेबी, और सेबी के जो एक्ट बनाया गया उसका पर्पस भी यही है कि लिस्टेड एंटिटी का जो भी वर्किंग हो रही है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाए थ्रू द सेबी एक्ट। याद रहेगा एकदम, बोला ठीक है। तो ये बात सिर्फ सिंपल सी सेक्शन रेगुलेशन 11 ने कही कि भाई जब भी लिस्टेड एंटिटी मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत कोई भी अपनी ड्राफ्ट स्कीम को ट्रिब्यूनल के सामने रख रही है तो याद रखिएगा वो स्कीम किसी भी तरीके से सिक्योरिटी लॉस को या स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को ना तो ओवरराइड करे, ना लिमिट करे, ना ही वायलेट करे। ये बात सिर्फ सिंपल सी रेगुलेशन 11 में कही है। आओ और इसको एक बार अपनी बुद्धि में बैठा लेते हैं। जितना ध्यान से सुन लोगे ना, बहुत, देखो पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, दरअसल सीखना डिफिकल्टी हमारे अंदर है, सीखना डिफिकल्ट नहीं है। आप सुनेंगे, चीजों को समझेंगे ना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन क्या कहता है, रेगुलेशन 11 देखो, रेगुलेशन 11 स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ तक का जो रूट है ना, इस स्कीम ऑफ में बात करते हैं सेक्शन 230 टू 234 में 234, अरे चल जाओ भाई, 234 में कंपनी एक्ट के अंदर हमने डिटेल सभी क्लासेस में डिस्कस किया था, ठीक है। किसी को नहीं मिला अगेन हम टेलिंग यू, ले सकते हैं क्लासेस। हाँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो आप जानते हो सेक्शन 66 आंसर्स को ऑथेंटिकेट कराना बहुत जरूरी है, इसलिए सेक्शंस की प्रोविजंस को लिखा करिए ताकि आपका आंसर ऑथेंटिकेट हो। ऑलराइट, capital to be presented to any court or tribunal does not in any way violate, override, limit the provision of the securities law or requirement of stock exchange। इतनी सी बात रखनी है, सिंपल एकदम। अच्छा, आगे कहता है कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो लिस्टेड हैं और वो अगर इस तरह की, जी हाँ, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन इसमें जा रही है वो कंपनी, और जिसकी सिक्योरिटी जिस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स लिस्टेड हैं उस पर यहाँ पर रेगुलेशन 11 एप्लीकेबल नहीं होता है। बोला ठीक है सर, ये देखो क्लियर, नेक्स्ट वाला लाइन जो बोल रहे हैं। अब जब रेगुलेशन 37 आया ना, ध्यान सुनना, रेगुलेशन 37 के अंदर क्या कहा है, ध्यान सुनते जाओ एक बार फटाफट से। रेगुलेशन 37 कहता है कि अगर रेगुलेशन 37 किसका है, एलओडीआर, मेरे साथ बोलिएगा, रेगुलेशन 37 ऑफ लिस्टिंग, एप्लीकेशन एंड डिस्क्लोजर
रिक्वायरमेंट में ये कहता है जो भी आपने आपकी जो स्कीम है, जैसे मैंने अभी कहा यहाँ से हमारे पास स्कीम में क्या हो सकता है, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल स्कीम बात कर रहे हैं। तो जो भी आपकी स्कीम है आप इसका ड्राफ्ट रेडी करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब भैया अभी तो अप्रूव होनी बाकी है, तो ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है ये आप ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करते हैं। कहता है ट्रिब्यूनल या कोर्ट जिसके सामने भी इसको आप फाइल करने वाले हैं, उससे पहले ना आप ये ड्राफ्ट स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट है विद स्टॉक एक्सचेंज फाइल करेंगे, और एज पर स्केड्यूल 11 इसकी नॉन रिफंडेबल फी पे करेंगे। एनएफ आपका मतलब यहाँ पे क्या है, एनएफ का मतलब है नॉन रिफंडेबल फीस। डोंट राइट लाइक दिस इन योर एग्जाम, ऑलराइट, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। सो इस पर स्केड्यूल 11 आप एक नॉन रिफंडेबल फीस विद योर ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट स्टॉक एक्सचेंज फाइल करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज ना बेसिकली क्या करेगा, इसके ऑब्जर्व करने के बाद में नो ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन लेटर, या हमसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, चल जाओ भाई, ऑब्जर्वेशन लेटर। क्या कह रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर या फिर ऑब्जर्वेशन लेटर। ऑब्जर्वेशन लेटर आपको देगा। वो ऑब्जर्वेशन लेटर लेने के बाद ना याद रखिएगा आपके पास 6 महीने का टाइम होता है। मतलब नो ऑब्जेक्शन लेटर या ऑब्जर्वेशन लेटर जो वैलिड होता है ये वैलिड रहता है 6 मंथ्स के लिए। यह बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर आपको ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर लेना जी हाँ विद ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, और साथ के साथ डॉक्यूमेंट भी जाएगा कि भैया हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो भी बात जो रिक्वायरमेंट थी एज पर रेगुलेशन 37 ऑफ एलओडीआर वो हमने पूरी कर दी है। अब यहां पर स्टॉक एक्सचेंज कर क्या रहा है भाई, जैसे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की बात, जी हाँ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का ड्राफ्ट कंपनी सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रिसीव होता है, वहां पर ही याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज ये देखने की कोशिश करता है यहां पर कि भाई किसी भी तरह की नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, कंप्लायंसेस पूरी तो हैं, सिक्योरिटी लॉ के प्रोविजंस कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ओवरराइड तो नहीं हो रहे हैं, लिमिट तो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए रेगुलेशन 11 में जो हमने सीखा उसी को एक्चुअली इंश्योर करने का काम किसका हो गया यहाँ पर देखने का, स्टॉक एक्सचेंज का। क्लियर। अब स्टॉक एक्सचेंज इसके बाद आपको लेटर दे देगा, वो लेटर 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट करेंगे। ट्रिब्यूनल जब से ही इस स्कीम को आपके अप्रूव कर देता है तो अगेन आपको याद रखना है कि जैसे स्कीम सेंक्शन हो गया, हाँ जी अप्रूव कर दिया गया, ऑर्डर मिल गया जी, उसी की कॉपी प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट सेबी या स्टॉक एक्सचेंज आपसे कहेगा वो आपको वापस से आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करनी है। ये बात इतनी सी रेगुलेशन 37 में कही है। आई होप इतनी सी बात आपकी बुद्धि में चली गई होगी। क्लियर। और जब बात करते हैं रेगुलेशन 94, तो बेसिकली रेगुलेशन 94 क्या कह रहा है मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे ये ड्राफ्ट ना 37 में, रेगुलेशन 37 के अंदर जैसे ये ड्राफ्ट किसको मिला, स्टॉक एक्सचेंज को, और 94 में क्या होगा ना, रेगुलेशन 94 के अंदर ये ड्राफ्ट का कॉपी लेगा और ये आगे बोर्ड को दे देगा, सेबी को। रेगुलेशन 94 में ये हो रहा है कि ड्राफ्ट का कॉपी लिया, इसने अपना ऑब्जर्वेशन किया और सेबी को दे देगा, और सेबी को बता देगा कि सर मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। आप सेबी को कितने टाइम में बताएगा, समझेगा, इसको भी इंपॉर्टेंट बात है। सेबी को 30 डेज के अंदर इंटीमेट कर देगा ये सर, 30 डेज के अंदर। हाँ जी, जैसे इसके पास ड्राफ्ट आया ये अपना ऑब्जर्वेशन लेटर पर रेडी करेगा और सेबी को फिर 30 डेज के अंदर ये इंटीमेट कर देगा। सेबी इसको फिर चेक करेगा और सेबी देखेगा कि क्या स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। क्या ऐसा भी हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज ऑब्जर्वेशन की बजाय ऑब्जेक्शन, जी हाँ ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। या तो स्टॉक एक्सचेंज ये कहेगा कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सारी कंप्लायंसेस हो रही है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज ये कहेगा सेबी को कि हमने को ऑब्जेक्शन है क्योंकि यहाँ पे कहीं से हमने कुछ जगह नोटिस किया कि नॉन कंप्लायंस है। बहुत सिंपल सी बात है, सेबी को 30 डेज के अंदर। अच्छा क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, कई बार स्टॉक एक्सचेंज ना क्लैरिफिकेशन के लिए लिस्टेड एंटिटी को वापस से कहता है कि भाई ये आपने जो हमको ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का डॉक्यूमेंट फाइल किया है, इसमें ना हमको ये डाउट है, आप इसके क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि जहां क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन के लिए इस लिस्टेड एंटिटी को अप्रोच करता है और फिर उससे कोई क्लैरिफिकेशन रिसीव होती है वापस, जी हाँ लिस्टेड एंटिटी उस क्लैरिफिकेशन का आंसर करती है, तो फिर यही टाइम पीरियड 7 डेज हो जाएगा। मतलब क्लैरिफिकेशन रिसीव करने के विद इन 7 डेज, जी हाँ वो वापस से सेबी को इंटीमेट करेगा।
सेबी फिर उसमें ऑब्जर्व करेगा एंड अगेन याद रखिएगा सेबी से ऑब्जर्वेशन पाने के बाद में जो भी सेबी का यहाँ पर डिसीजन रहेगा उसके बाद में अल्टीमेटली वो वापस से स्टॉक एक्सचेंज के पास आएगा और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड एंटिटी को वो ऑब्जर्वेशन लेटर दे देगा, ऑब्जर्वेशन या जो भी है। साथ के साथ रेगुलेशन 94 में ये भी कहा गया कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी रिप्रेजेंटेशन ट्रिब्यूनल के सामने भी रख सकता है। मतलब वो कह सकता है कि भैया मुझे इस स्कीम पर ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो मैं यहां ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द कंसिडरिंग द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बाय द ट्रिब्यूनल, उस समय पर, जी हाँ उस समय पर यहां पर स्टॉक एक्सचेंज कह सकता है कि सर इस स्कीम के साथ हमें ऑब्जेक्शन है और वो ऑब्जेक्शन यहां पर रखा जाएगा, मतलब ट्रिब्यूनल के सामने। ये बात सिंपल सी रेगुलेशन 94 में गई। अब अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझा तो ये बात आपके लिए यहीं खत्म हो गया। और आइए हम अपने टॉपिक को एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी और कॉन्फिडेंट लैंग्वेज मिल जाए लिखने के लिए। आइए रेगुलेशन 37 ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या कहता है, देखो आओ। विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 11 लिस्टेड एंटिटी डिजायर्स ऑफ अंडरटेकिंग अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स इन अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट शेल फाइल अ ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट प्रपोज्ड टू बी filed before the tribunal under section 230 to 234 scheme of arrangements by way of reduction of share capital under section 66, या फिर ऐसा किया जा रहा है with the non-refundable fee as per schedule 11 with the stock exchanges for obtaining the observation letter or no objection letter before filing the such scheme with the court or tribunal। मतलब ये साफ साफ कह दिया गया भाई मैंडेटरी है, ठीक है। आप सीधा नहीं पहुंच जाओगे, आपको पहले ऑब्जर्वेशन लेटर लेके आना पड़ेगा किससे, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। आपको नॉन रिफंडेबल फीस एज पर शेड्यूल 11 फाइल करनी पड़ेगी। बोला ठीक है सर कर दिया। फिर क्या होगा, लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट फाइल एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 234 बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड दोनों बातें देखो यहाँ पे सेक्शन 230 234 की भी रेफरेंस दे दी है इन्होंने, साथ साथ सेक्शन 66 भी बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कम से कम 13 with the tribunal unless it has obtained the observation letter। वो बात वापस रिपीट करिए, मतलब first you have to obtain observation letter या no objection letter from the stock exchange first। alright, ये याद रखो अच्छे से। listed entity shall place the observation letter or no objection letter of the stock exchange before the tribunal। सही सी बात हमने देखा भी, लेटर मिल गया था, अब जाके उस बात को आप ट्रिब्यूनल के सामने रखें, listed entity करेगा। provided validity of observation letter कितना रहेगा, मैक्सिमम 6 months from the date of issuance within which the draft scheme of arrangement shall be submitted to the court or tribunal। 6 महीने का वैलिडिटी है भैया, 6 महीने एक्सपायर हो गया तो वापस जाओ। हाँ समझ रहे हो इस बात को, 6 महीने के अंदर अगर आपने अपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं करी है तो भैया ये फिर इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, फिर सर वापस जाना पड़ेगा, वापस ऑब्जर्वेशन लेटर लो। और पता है उस टाइम क्लैरिफिकेशन होनी पड़ती है क्यों नहीं करी, सब सारी चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर compliance with the other requirements as may be prescribed by the board from time to time। ऑलराइट सर करेंगे। एंड अपॉन सेंशन ऑफ द स्कीम ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर फाइनलाइज हो गया, ट्रिब्यूनल ने आपकी स्कीम को सेंशन कर दिया है बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल, लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू द स्टॉक एक्सचेंज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टाइम। ये हमने अभी सीखा था, आपका ऑब्जर्वेशन लेटर लिया आपने स्टॉक एक्सचेंज से, आपको स्टॉक एक्सचेंज से आप ट्रिब्यूनल पहुंचे, ट्रिब्यूनल ने इसको फाइनली स्कीम को अप्रूव कर दिया, अप्रूव हो गया तो उसका अगेन इंटीमेशन दो आप स्टॉक एक्सचेंज को, प्लस जो भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की अलग से होगी वो भी आपको फाइल करना है। नथिंग कंटेन दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू ड्राफ्ट स्कीम विच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, पता लगा कि इस लॉ के लिए घुमा के फटा कर दे दिया क्वेश्चन है, याद रखना ये बात, छोटी छोटी बातें कि अगर होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, जी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ में मर्जर, अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऐसा कर रही है, मतलब आपस में मिल रहे हैं, तो बोले ये यहाँ पर आपको ये सारा काम झाम फैलाने तो नहीं है, फिर आपको नहीं जाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, क्योंकि आप लिस्टेड हो तो आपको डिस्क्लोजर देना आपके लिए मैंडेटरी है। ऑलराइट, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जाके पहले फाइल करेंगे, सारा काम नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि होली ओन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का आपस में मर्जर हो जाता है तो उसका डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। देखो, प्रोवाइड ड्राफ्ट स्कीम शैल बी फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर्स, ये जरूरी है, ठीक है। राइट, आगे देखते हैं। The requirement specified under this regulation and the regulation 94 of the scheme shall not apply to the restructuring proposal approved as a part of the resolution plan and by the tribunal under section 31 of IBC। ये सिंपल सी बात। एक और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, एग्जाम के केस लॉस के लिए क्वेश्चन है, मैं वापस बोल दूं आपको, अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा 0.6 और 0.7 को। देखिए समझिएगा,
अच्छा ऐसे ही है ना, मैं कई स्टूडेंट्स को देखा है जब वो मेरे को मेल करता है, लोग व्हाट्सएप पे आंसर करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो बोलते हैं कि सर वो पढ़ाया था ना, सर टॉपिक से ऐसे निकल के आता है, वो ऐसे ही आता है। तो आप अगर क्लासेस प्रॉपर अटेंड कर रहे हो ना, मैं तुम्हें इंश्योर कर रहा हूँ यार, तुम्हारे मार्क्स कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोई एग्जामिनर भांग खा के बैठा हुआ हो, जैसे मैंने रिसेंट कुछ कॉपीज देखी हैं सर्टिफाइड कॉपीज, तो मुझे लगता है कि जिसने एग्जामिन करी वो भांग खा के बैठा हुआ है, कि इतना सही और सब कुछ आंसर है, सब कुछ प्रोविजन लिखा हुआ है, फैक्ट्स के साथ में बहुत प्रॉपर तरह से आंसर लिखा हुआ है, बहुत प्रॉपर ड्राफ्टिंग है, उसके बाद स्टूडेंट को बहुत ही कम मार्क्स दिया है, तो वो तो उसको तो भुला ही दो, तुम अपनी नॉलेज लेवल ना छोड़ो और अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो। एनीवेज देखो, अगर ना हम लोग, आप जानते हो, हम अभी इसी में भी एक बात पढ़ी, सेक्शन 31 रेजोल्यूशन प्लान रखा गया, और जानते हैं रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बेस्ट बिड जो लग जाएगी, बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल, मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए बेस्ट हो, वो फाइनली वो ट्रिब्यूनल अप्रूव करता है। अब अगर रेजोल्यूशन प्लान अगर यहाँ पर रेगुलेशन सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी के अकॉर्डिंग अगर किया जा रहा है, तो बोला भैया ये आपको रेगुलेशन 11 मतलब ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और रेगुलेशन 94 ये आपको फॉलो नहीं करना। ये बहुत सिंपल सी बात है रखनी हमको। सब्जेक्ट टू द डिटेल्स बीइंग डिस्क्लोज्ड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव्ड। ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही ट्रिब्यूनल ने आपका रेजोल्यूशन प्लान, जी हाँ, अगर रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी गया हुआ है और वो अप्रूव्ड हो गया, तो विद इन 1 डे आपको स्टॉक एक्सचेंज को फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर इंटीमेट करना है। अब एग्जामिनर यहाँ तो घुमा फिराए ना, थोड़ा बच के रहना, ये चेक कर लेना कि क्या ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पहले रखी जाएगी कहां पर, मतलब रेजोल्यूशन प्लान के लिए पहले का स्टॉक एक्सचेंज, बोला नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, अगर रेजोल्यूशन प्लान ट्रिब्यूनल अप्रूव कर रहा है एज पर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी, इन दैट केस आपको उसकी अप्रूवल के ठीक एक दिन के अंदर आपको डिस्क्लोजर देना होगा, ये मैंडेटरी है। ऑलराइट, चलिए रेगुलेशन 94, जैसे मैंने अभी कहा कि रेगुलेशन 94 में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, वही जो ड्राफ्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास आया है वही चला जाएगा अब सेबी के पास, सेबी उसको ऑब्जर्व करेगा। देखो, रेजिडेंशियल स्टॉक एक्सचेंज अपॉन द रिसीव ऑफ ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड द बोर्ड को भेज दिया, मतलब सेबी को भेजा। नाउ स्टॉक एक्सचेंज शैल सबमिट द बोर्ड इट्स ऑब्जर्वेशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑन द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आफ्टर इंटरलाइट ascertaining whether the draft scheme of arrangement is in compliance with the security law within 30 days of the receipt of the draft scheme of arrangement or within 7 days on the date of the satisfactory reply of clarification from the listed entity। या इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी इसके बारे में वो कंसल्ट कर सकता है, उसकी भी ऑब्जर्वेशन ले सकता है। तो हमने भी सीखा था कि स्टॉक एक्सचेंज भैया सेबी को बताएगा, सेबी के कितने दिन में बताएगा, विद इन 30 डेज के अंदर अपना ऑब्जर्वेशन लेटर देगा साथ में सेबी को कि सर यहाँ पर सिक्योरिटीज लॉस की कंप्लायंसेस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। चाहेगा अच्छा क्लैरिफिकेशन मांग लिया तो विद इन 7 डेज में, विद इन 7 डेज का मतलब कि क्लैरिफिकेशन लिस्टेड एंटिटी से मांगा, लिस्टेड एंटिटी ने क्लैरिफिकेशन दिया, उसका 7 दिन के अंदर फिर उसको अपना ऑब्जर्वेशन लेटर प्लस ड्राफ्ट स्कीम अरेंजमेंट को सेबी को भेज देना है। चाहे ना स्टॉक एक्सचेंज तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ओपिनियन ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ compliance of securities law. Now, stock exchange shall issue a observation letter, no objection letter to the entity within 7 days of the receipt of the comments from the board after suitably incorporating such comments in observation letter. So, SEBI भी अपनी observation देगा भैया, उसको भी वो add करेगा अपने observation letter के अंदर। So, comment दिए के जाते हैं जनरली कि जहां पर भी अगर लगता है नॉन कंप्लायंस या फिर कंप्लायंसेस हैं, ठीक है, फ्यूचर में उन्हें लगता है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ना हो, उसके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी यहाँ पे सेबी दे सकता है। वैलिड कितना दिन के लिए रहेगा सर? 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, याद रखिएगा। वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा? 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। एंड स्टॉक एक्सचेंज शैल ब्रिंग द ऑब्जर्वेशंस, देखो इंपॉर्टेंट है, या तो ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्शंस डू द नोटिस ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एट टाइम ऑफ अप्रूवल। स्टॉक एक्सचेंज आगे पीछे बोलेगा सर एक्सक्यूज मी ट्रिब्यूनल आई हैव अ क्वेरी। बोले क्या सर, ये स्कीम आप अरेंज कर रहे हो लेकिन यहाँ से नॉन कंप्लायंस हमको देख रहे हैं, प्लीज सब सर कंसीडर करें। ऑलराइट, एंड अपॉन ऑफ कोर्स जैसी स्कीम आपकी यहाँ पर अप्रूव हो गई है, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को वापस इंटीमेट करना जरूरी है। ऑलराइट सर, उम्मीद कर रहा हूं ये सेक्शन 11 रेगुलेशन 11 रेगुलेशन 37 रेगुलेशन 94 याद रखिएगा। रियलिटी बता दो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर पुरानी अटेम्प्ट्स हैं कुछ ऐसी जहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ऐसे नहीं क्या हो गया, समझ लिया है, याद हो गया, अच्छी बात है बस। ऑलराइट, अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आज के लिए, जो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो, अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। यहां ना हम आरबीआई एक्ट के सेक्शन 44A को समझने वाले हैं। जैसे ही बात होगी बैंकिंग कंपनीज के अमलगमेशन की, आरबीआई का रूल आगे खड़ा हो जाएगा ऐसा।
बोला किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, क्या कह रहा है, किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, जो हम बता रहे हैं तुमको सेक्शन 44A के अंदर आरबीआई एक्ट वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा बैंकिंग अमलगमेशन गया भाड़ में। बात तो समझ में आ रहा है, डोंट राइट लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम भाड़ में, बट यू नो व्हाट, इसे समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए, जब अगर हम बात करेंगे बैंकिंग कंपनीज के अमल कमीशन की, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान रखना है बस, ठीक है। और ये बताऊं तुमको टॉपिक, ये भी 5 मिनट का है और पक्का बोल रहा हूं बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है एग्जाम में आने की, सो ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब दो बैंकिंग कंपनीज के बीच में अमल कमीशन हो रहा होगा तो हम जानते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो उनकी नोडल अथॉरिटी जो है वो है आरबीआई, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 44A, मेरे साथ बोलिएगा, सेक्शन 44A, वापस बोलो, सेक्शन 44A, याद रखिएगा। एग्जाम में फिर बार बार मैं टोक रहा हूं, जहां तक याद हो सके लिख के आइएगा प्रोविजन, ठीक है। जब आप बहुत अनश्योर हैं, अच्छे से श्योर है कि हाँ मुझे पता है 44A ही है, ठीक है। सो सेक्शन 44A क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा और स्क्रीनशॉट बाद में दे देंगे, ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्या कहता है कि जो भी स्कीम ऑफ अमलगमेशन है, याद रखिएगा, इसको मेजॉरिटी इन नंबर्स इन वैल्यू, टू थर्ड इन वैल्यू, ऑलराइट, मेजॉरिटी इन नंबर्स, जो वर्ड है बताता हूं अभी, समझना इसको। क्या होता है, शेयर होल्डर्स, कुछ ही शेयर होल्डर जिनके पास अच्छी खासी वैल्यू के शेयर्स हैं, ठीक है, बट दे आर लेस इन नंबर। इसमें सेक्शन 44A में साफ साफ लिखा हुआ है मेजॉरिटी इन नंबर्स, और वो जो मेजॉरिटी नंबर्स हैं दे रिप्रेजेंट 2/3 इन वैल्यू, मतलब उनके पास शेयर होल्डिंग 2/3 इन वैल्यू होनी चाहिए, वो इस स्कीम को अप्रूव करें। तो पहला हमको पॉइंट क्या याद रखना है, याद रखिएगा, स्कीम अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज, मतलब बैंकिंग कंपनी जो आपस में मर्ज हो रही हैं, ऑलराइट, बोथ कंपनीज मेजॉरिटी इन नंबर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू। तो याद रखिएगा, दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, और उस अप्रूवल का मतलब क्या है, मेजॉरिटी नंबर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू, याद हुआ। फिर कहता है इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो पहले में हमने क्या याद रखेंगे, अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू। फिर दूसरा आएगा नोटिस ऑफ मीटिंग टू द शेयर होल्डर्स एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दोनों ही बैंकिंग कंपनीज के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी डेट, टाइम, प्लेस जिस तरह से बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप नोटिस भेजें हर एक शेयर होल्डर्स को, ठीक है। एंड पब्लिश इन द न्यूज़पेपर वंस अ वीक फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव वीक्स, मतलब कि ये दो बैंक्स आपस में, याद रखिएगा, मर्ज होना चाहते हैं, अमल कमीशन होना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग वो चाहते हैं शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। इसका एक आप ड्राफ्ट आपका रेडी होगा और उसको फाइनली आप उसमें, मतलब आपकी जो लोकेलिटी वहां के आपके न्यूज़पेपर में, जी हाँ, न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। अब यहां पर जब बोला है 3 कॉन्सेक्यूटिव वीक्स, मतलब वंस इन अ वीक, मान लीजिएगा फर्स्ट वीक, मतलब अगर देखा जाए तो आप ध्यान से देखेंगे 21 डेज ही हो जाता लगभग, और लगभग क्या 21 डेज ही होंगे, ऐसे आपको मेंटेन करने हैं। मतलब पहला वीक वंस इन अ वीक, मतलब पहले वीक में एक बार जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पे 3 कॉन्सेक्यूटिव वीक्स बोले, मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आपने 21 डेज का अगर नोटिस भेज दिया, इधर न्यूज़पेपर में बता दिया कि कंपनी आप लोगों का अप्रूवल चाहता है, क्लियर, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा लोग अवेयर हो। Dissenting shareholders shall be entitled to receive the value of the shares held by him. अब यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि सर 2/3 की तो आपने अप्रूवल ले ली, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द शेयरहोल्डर्स हु आर डिसेंटिंग फ्रॉम दिस स्कीम। इन दिस केस आरबीआई विल डिटरमाइन, मतलब आरबीआई क्या करेगा, अपने ऑफकोर्स अपने डिपार्टमेंट के थ्रू शेयर्स की वैल्यूएशन करवाएगा, और उनकी जो वैल्यूएशन का अमाउंट जो भी होगा उस डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चलिए धन्यवाद आप जाइएगा। मतलब याद रखिएगा, डिसाइडिंग शेयर होल्डर्स को जो भी अमाउंट ऑफ शेयर्स का होगा अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेशन बाय द आरबीआई, वो उसको दे दिया जाएगा। हमने 3 पॉइंट्स याद किए, तुम ध्यान से सुनो, बस पहले 3 रिवाइज कर लो। पहला हमने क्या रखा, 2/3 इन वैल्यू, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, हर एक शेयर होल्डर्स को आपको नोटिस भेजना है, जी हाँ, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द बोथ कंपनीज, बोथ कंपनी यहाँ पे बोल रहा हूँ बैंकिंग कंपनीज। एंड इसी के साथ याद रखिएगा, न्यूज़पेपर में वंस इन अ वीक एंड फॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव वीक्स आपको इसका पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कि भैया ये कंपनी चाह रहा है आप लोगों का अप्रूवल। फिर जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है, याद रखिएगा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को उसके शेयर जितने भी उसने हेल्ड किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन आरबीआई के थ्रू उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, जी हाँ, आरबीआई डिटरमाइन करेगा वैल्यू और फिर उसको दे दिया जाएगा उसका पैसा और विदाई ना। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इस पे कई बार केस आती है, कहता है स्कीम अप्रूव बाय द मेजॉरिटी एंड आरबीआई
एक बार शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, इधर आरबीआई ने कंसीडर कर लिया। अब ये एक बार अगर हो गया तो भैया बाइंडिंग है, कहता है शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनीज एंड शेयर होल्डर्स। फिर आप ऑब्जेक्शन रेज करते रहे, कुछ भी करें, जाओ, वो अलग हो गया, बट ये फाइनल हो गया। अगर आरबीआई ने अगर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लिए प्लस आरबीआई ने अप्रूव कर दिया तो ये बाइंडिंग होगा, कंपनीज पे मानना पड़ेगा, दोनों ही कंपनीज को, क्लियर, या शेयर होल्डर्स को भी। अब एक हमने अब तक एक बात हमेशा सीखी है कि भैया जब भी अगर अमलगमेशन का बात हो रहा है तो जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं या लायबिलिटीज होती हैं अमलगमेटेड कंपनी कौन सी कंपनी है? पहली वाली कंपनी। अगर ऐसे कहा जाए कंपनी ए और बी, कंपनी ए कंपनी और कंपनी बी कंपनी, अब ये इसके साथ अमलगमेट हो गया तो जो भी इसका अमलगमेटेड कंपनी ए मतलब जो पहले वाली कंपनी थी, इसकी लायबिलिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज किसकी हो जाएंगी? कंपनी बी का। आपने देखा होगा ना SBBJ बैंक, फिर SBI बैंक के साथ में क्या हुआ? अमलगमेट हुआ। तो जितने भी SBBJ बैंक की लायबिलिटीज प्रॉपर्टीज थी वो किसकी हो गई? SBI का। बहुत सिंपल सा बात है, याद रखिएगा इस बात को भी। अब तक तो पूरी बुक में हम यही बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अमलगमेटेड कंपनी विल ceases to function and stand dissolved, याद रहेगा, ceases to function and stand dissolved। क्योंकि सर क्या आज के डेट में SBBJ बैंक है क्या जिंदा? नहीं है सर। अब सर उसकी सर जो लायबिलिटीज बनती थी, है ना, ऑब्लिगेशन बनते थे, तो वो अब किसके हो गए? SBI के। SBBJ जैसे ही स्कीम आपकी अप्रूव हो गई, अमलगमेट हो गया कंपनी, अब ये कोई फंक्शन नहीं करेगा, ceases to function। एंड कॉपी ऑफ डिसोल्यूशन ऑर्डर फाइल विद द आरओसी एंड आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा क्या किया जाएगा, जैसे यहां पर, क्योंकि कंपनी ए जो है अब डिसॉल्व हो जाएगी। अब जानते हैं कि मर्जर अमलगमेशन के अंदर केस में जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो हम ये देख रहे हैं कि अमलगमेट होते ही कंपनी ए जैसे ही कंपनी बी के साथ अमलगमेट हो गई, सो यहां पर कोर्ट प्रोसेसिंग से थ्रू नहीं, आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई हैं। ऑटोमेटिकली मतलब ऑफ कोर्स जैसे ही आप अमलगमेट हुई, आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन का ऑर्डर, मतलब विदाउट कोर्ट अप्रोच, विदाउट ट्रिब्यूनल अप्रोच, आपको डिसोल्यूशन का जो ऑर्डर है ये आपको आरओसी को देना होगा। क्योंकि आरओसी अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी ए, क्योंकि वो अमलगमेट हो गया है, उसका रिकॉर्ड हटा देगा, मतलब नेम उसका स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ये बात सिंपल सा याद रखिएगा, केस लॉस के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आता क्या पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो फर्स्ट में हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी ये काम करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पता है तुम्हें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ऑलराइट, आई होप ले लिया होगा। आइए देखते हैं। देखिए अब क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जब तुम यहां देखोगे ना, बोलोगे यार इतना कैसे पढ़ेंगे यार, कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ यही था, निचोड़ बता दिया तुमको। क्लियर? आओ देखो, अब तुमको यहां पढ़ा देते हैं। देखो आओ क्या कह रहे थे, सेक्शन 44A कहता आरबीआई हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू अप्रूव द वॉलंटरी अमलगमेशन ऑफ टू बैंकिंग कंपनीज अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ 44A। क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। Nor shall anything contained in any law for time in force. अब no banking company shall be amalgamated with another banking company unless a scheme of contained terms or condition of amalgamation has been placed in a draft before the shareholders of the each banking company and consent separately and approved by the resolution passed by the majority in numbers 2/3 in value shareholders of each said companies present either in person or by proxy। दोनों इंपॉर्टेंट बातें नोट करना, चाहे पर्सन में प्रेजेंट है या प्रॉक्सी में। केस लॉ के लिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप भी घुमा घुमा के रखिएगा यार अपने आप को। प्रेजेंट इन पर्सन और इन बाय प्रॉक्सी एट अ मीटिंग कॉल्ड फॉर द पर्पस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। 2/3 इन वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 44A कह रहा है, तो आरबीआई यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री नहीं मार जाएगा, समझना। आरबीआई डायरेक्टली ऑर्डर पासिंग कर सकता नहीं, वॉलंटरी चलो करो करो करो, हम कह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर अलग है, याद रखिएगा। बट यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ 44A के अकॉर्डिंग या मैंडेटरी है कि पहले वो स्कीम अप्रूव होगी शेयर होल्डर से ऑफ द बोथ बैंकिंग कंपनीज, फिर उसके बाद में ये भी देखा जाएगा कि उसमें चाहे प्रेजेंट पर्सन या प्रॉक्सी हो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें भी काउंट करेंगे। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब प्रॉक्सी भी काउंट हो रहा है। नोटिस ऑफ सच मीटिंग ऑफ कोर्स सबसेक्शन 1 जो हमने अभी बात करी है, एवरी शेयर होल्डर टू द बैंकिंग कंपनी कैसे देंगे, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जिसमें टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग शेल आल्सो बी पब्लिश वंस इन एक बार आपको न्यूज़पेपर में देना, वंस इन अ वीक फॉर 3 consecutive weeks, नॉट लेस देन 2 न्यूज़पेपर व्हिच सर्कुलेट द लोकेलिटी और लोकेलिटीज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द बैंकिंग कंपनी इज सिचुएटेड। One of the newspaper being language commonly understood in the locality or localities। अब अगर मान लीजिएगा किसी लोकेलिटी में पंजाबी बहुत से ज्यादा समझ जाती है, तो पंजाबी न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा। कहीं अगर लगता है कन्नड़ समझाते तो कन्नड़ में देना पड़ेगा।
बहुत पकड़ मारा, कहीं पे उर्दू बहुत ज्यादा समझाते हैं तो उर्दू उस लोकेलिटी में ज्यादा समझाती है, तो वहां आपको उर्दू के न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए। Any shareholder who has voted against the scheme of amalgamation at the meeting and has given the notice in writing at or prior the meeting, ये भी पॉसिबल है। जी हाँ, पहले भी जैसे आपने देखा होगा कई बार ई वोटिंग के थ्रू कुछ वोट्स पहले ही सबमिट हो जाते हैं एडवांस में, तो उसको स्क्रूटनी की जाती है। आप जानते होंगे स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाता है। ऐसे केस में उसने पहले ही अपनी कंसेंट दे दी कि भैया मैं तो छोड़ना चाहता हूँ बैंक, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं तो नहीं अमलगमेशन फेवर में नहीं है बेटा, तो जो एग्जिट पकड़ो। लेकिन अब क्या होगा, वही कि उसके शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी बाय द यू नो व्हाट, हाँ, आरबीआई, और फिर उसको उतना अमाउंट जो भी शेयर्स का वैल्यू उसको दिया जाएगा। कंपनी कंसर्न एंड टू द रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी he dissents from the scheme of amalgamation shall be entitled in the event of the scheme is being sanctioned by the RBI to claim from the banking company concerned in respect of which shares held by him that company their value is determined by the RBI when sanctioning the scheme and the determination of RBI as the value of the shares to be paid to the designating shareholder shall be final for all purposes। मतलब RBI ने कह दिया ना, ये इसका इतना दाम मिलेगा रे, इतना ही दाम दिया जाएगा। Alright, if the scheme of amalgamation is approved by the requisite majority of shareholders in accordance with the provision of this section and shall be submitted by the RBI for the sanction and shall, if sanctioned by the RBI by the order in writing passed on this behalf, be binding on the banking companies and concerned and also all shareholders thereof। On sanction of the scheme, RBI the property of amalgamated company क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, लायबिलिटीज किसकी बन जाएंगी, जो रिजल्टिंग कंपनी होगी। रिजल्टिंग कंपनी का मतलब अमलगमेटिंग कंपनी, सिंपल बात है। अभी मैं कह रहा हूं ना, अगर जिन्होंने मेरा ये बात सुना, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे थे, ये अगर आपने समझ लिया तो आपको यहां जाने का बस एक बार रीड करने का जरूरत है, सिर्फ एक बार रीड, वो भी लैंग्वेज पर्पज से। देखो फिर वापस वही बात आया, where scheme of amalgamation sanctioned by the RBI and this section, RBI may further order in writing direct such date on may be specified in the banking company, इसलिए which may by reason of amalgamation will cease to function। मतलब उस डेट से, याद रखिए जो डेट मेंशन करेगा आरबीआई उस ऑर्डर में, उस डेट से जो अमलगमेटेड कंपनी है, मतलब हम अगर कहेंगे जो पुराना वाला कंपनी है, उसका फंक्शनिंग बंद माना जाएगा उस डेट से, ठीक है। एंड इट स्टैंड डिसॉल्व्ड एंड एनी डायरेक्शन टेकन नथिंग, मतलब इफेक्ट फिर कोई इफेक्टिव नहीं होगा। देखो, एंड एनी सच डायरेक्शन शैल टेक इफेक्ट नॉट साइनिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी टू कंटेन एनी अदर लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आरबीआई ने अगर एक बार ऑर्डर इशू कर दिया कि इस डेट से ये इफेक्टिव नहीं रहेगी कंपनी, मतलब उसके बाद उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माने जाएंगे या उस पर कोई क्लेम वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर जो रिजल्टिंग कंपनी है उसी पे आप जाके क्लेम करो। क्लियर एकदम। अगेन फिर रिजोल्यूशन हो गया जी, हाँ जी। फिर इसकी कॉपी कहाँ लेके जाओगे, बताया भी आरओसी के पास, कंसर्न आरओसी जो है, कंसर्न आरओसी को जाके आप इसका कॉपी सबमिट करेंगे। अरे कहाँ चले गए भाई, आओ देखो, where the RBI directs resolution of the amalgamated company, it shall transfer the order directing such resolution to the registrar before the banking company has been registered, and on the receipt of such order, the registrar shall strike off the name of the company. Now, फिर देखो आगे का, an order in section 4, whether made before or after the commencement of section 19 of banking laws miscellaneous provisions in 1963, shall be conclusive evidence shall all the requirements of this section relating to amalgamation have been compiled with, and a copy of the said order certified in writing by the officer of the RBI to be true copy of the order, and copy of the scheme certified like in a manner to be true, and copy thereof shall in legal proceedings। मतलब एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो देखो आपने ध्यान दिया होगा ना, जो यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया आरबीआई ने, फाइनलाइज्ड हो गया, उसको कैसे एविडेंस ट्रीट किया जाएगा फॉर फर्दर पर्पस। Nothing in the foregoing provision this section shall affect the power of central government, important है, for amalgamation of 2 or more banking companies under section 396 of previous act। अभी बोलन 237, किसी को लगता है 237 नहीं पढ़ा है, इसकी क्लास रिसेंट क्लासेस हुई हैं, राइट। प्रोसेस ऑफ मर्जर अमलगमेशन मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, नहीं मिला है ले लो भाई। 32-37 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 प्रोवाइड दैट नो सच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लिख लेना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी हाँ, 2 और मोर बैंकिंग कंपनीज के अमलगमेशन के मैटर में, जी हाँ अमलगमेशन मैटर में याद रखिएगा, नथिंग दिस फॉलोइंग प्रोविजन अफेक्ट द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ओपिनियन या चाहे तो वो अपना तरफ से डिसीजन दे सकता है, प्रोवाइडेड अगर कोई भी एक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी के अमलगमेशन से लेगा तो उससे पहले उसको आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। देखो, shall be exercised by the central government, मतलब जब तक वो किसके साथ एक्सेप्ट
एक्सेप्ट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द आरबीआई। आरबीआई से कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब बात पकड़ में आ रहा है। अब इतना सा कहेंगे, बस यही जो पॉइंट्स बताए इन पे अगर आपने गौर कर लिया है, याद हो गए, जैसे कि 2/3 इन वैल्यू की आपको कंसल्ट चाहिए, उसके बाद में सबको भैया इंटीमेट कीजिएगा, नोटिस दीजिएगा एज पर द आर्टिकल्स, और साथ साथ में न्यूज़पेपर में वंस इन अ वीक एंड फॉर 3 consecutive वीक्स आपको बताना है। डिसेंडिंग शेयर होल्डर है कोई, डिसेंडिंग शेयर होल्डर है भाई तू, हाँ भाई, तो तुमको वैल्यू मिल जाएगा तुम्हारे शेयर्स का, जो वैल्यू डिटर्मिनेशन आरबीआई करेगा। स्कीम एक बार अप्रूव हो गया बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन वैल्यू एंड आरबीआई ने कर दिया, देन इट सेम द शैल बी बाइंडिंग। एंड जितनी प्रॉपर्टीज होंगी अमलगमेटेड कंपनी की, लायबिलिटीज होंगी, वो किसकी हो जाएंगी? अमलगमेटिंग कंपनी की, अमलगमेटेड कंपनी की अमलगमेटिंग की बन जाएंगी, ठीक है। और जो भी ऑर्डर दिया जाएगा आरबीआई ने, जी हाँ, आरबीआई के ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर वो जो अमलगमेटेड कंपनी है वो फंक्शन करना बंद कर देगा, और जो डिसोल्यूशन का ऑर्डर है, डिसोल्यूशन का ऑर्डर है, उसकी कॉपी आपको आरबीआई से भी आरओसी के साथ फाइल करनी है। ऑलराइट, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो NAC9 के व्हाट्सएप पे जहाँ तुम भेज रहे हो, ऑलराइट, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, क्योंकि तुम ज्यादातर वहां भेजते हो, इसलिए मैं तुमको बार बार वहां का रेफरेंस देता हूँ, तो वहां पूछो, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिए, गुड बाय, एंड आज का टेस्ट मिस मत करना। टेक केयर।